तो हमारा दो कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुका था। एक तो पहला कॉन्सेप्ट हमारा था मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, और दूसरा हमने देख लिए थे सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये दोनों कॉन्सेप्ट हमने प्रीवियस क्लास में कंप्लीट कर लिए थे। आज हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेके बात करेंगे, थर्ड कॉन्सेप्ट। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है। इसको हम बोलते हैं रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। क्या बोलते हैं? रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। क्या बोला जाता है कि इनकम जब तक रियलाइज या रियलाइजेबल नहीं हो जाता तब तक आप उसको अकाउंटिंग में इनकम बोल के शो नहीं कर सकते, है कि नहीं? यही हम रिलेशन कॉन्सेप्ट में सीखते हैं। सपोज करो मैं सोच रहा हूं मेरे पास ये एक टीवी है, बाबा आदम की जमाने की होगा, तो ये एंटिक पीस हो गया है, तो चलो ये बिक जाएंगे एक महंगी रेट में। मान लो ये मैंने खरीदा था 15,000 में और हो सकता है आज बिक जाए कितना है 25 में, ये सोच रहा हूँ, या फिर 20 में बिक जाए। तो मैं क्या इस इनकम को अकाउंट्स में एज एन इनकम शो कर सकता हूं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ सोच रहे हैं, आप अभी ना इसको सेल किए हैं ना किसी के पास से पैसा आने वाला है कि नहीं? तो सीधी सी बात, जब तक इनकम रियलाइज्ड नहीं हो जाता या रियलाइजेबल नहीं बनता, जैसे मैंने किसी को दे दिया पैसा आने वाला, इसको रियलाइजेबल बोलते हैं, है कि नहीं? जब तक रियलाइजेबल नहीं होता या रियलाइज नहीं होता तब तक हम इस इनकम को इनकम बोल के कंसिडर नहीं कर सकते। यानी सिर्फ एक्सपेक्टेशन हो, इनका अकाउंटिंग में कोई रिकॉर्डिंग नहीं होता। ये हम देखते किसमें है? ये हम देखते हैं रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट में। तो मैं एक बार दोबारा से बोल रहा हूं, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट बोलता क्या है कि इनकम जब तक रियलाइज्ड नहीं हो जाता या रियलाइजेबल नहीं होता तब तक हम उस इनकम को इनकम बोल के शो नहीं करेंगे अकाउंटिंग के अंदर। ये हमने देख लिया किसमें? रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट के अंदर। अब रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट के बाद नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसको हम बोलते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। क्या बोलते हैं? मैचिंग कॉन्सेप्ट। चलो हम चौथा कॉन्सेप्ट लेके बात करते हैं, मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट में क्या बोला गया है कि हर एक इनकम एक एक्सपेंस के साथ लिंक होगा। अगर इनकम एक्सपेंस के साथ लिंक होता है तभी उसको अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे कैसे? सपोज करो मैंने एक पेन सेल किया था, कितने रुपए में? 15 रुपए में। सेल करके हमारा क्या हुआ? इनकम जनरेट हुआ। कितने का इनकम आया? 15 रुपए का, है कि नहीं? इसी पेन को हमने पहले परचेज भी किए थे, कितने रुपए में? 10 रुपए में। तो ये 10 रुपए मेरे लिए क्या था? एक्सपेंस, यानी खर्चा। तो हर एक इनकम एक एक्सपेंस के साथ लिंक है। इनकम एक्सपेंस के साथ लिंक है तभी उसको अकाउंटिंग में हम शो करते हैं। अगर नहीं है तो इस तरीके से आप शो नहीं कर सकते, ठीक है ना? तो हर एक इनकम एक एक्सपेंस के साथ लिंक होता है। ये आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है। ये 10 रुपए मेरा एक्सपेंस हुआ, किसके लिए? 15 रुपए इनकम के लिए। या फिर ऐसे बोलो 15 रुपए जो इनकम हुआ उसके पीछे ये 10 रुपए का एक्सपेंस का एक लिंक है, ठीक है? तो ये मेरा 15 रुपए जो है वो मेरा इनकम है। ये 10 रुपए जो मैंने परचेज करते टाइम दिया था या खर्चा किया था वो मेरा हमारा एक्सपेंस है। मैं अभी प्रॉफिट लेके बात नहीं कर रहा हूं, मैं इनकम यानी सेल करके जो पैसा मिला उसको लेके बात कर रहे हैं, ठीक है ना? तो ये था हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट। क्या था? मैचिंग कॉन्सेप्ट, जहां पर क्या बोला गया कि हर एक इनकम एक एक्सपेंस के साथ लिंक होके रहता है। अब हम आते हैं हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यानी फिफ्थ कॉन्सेप्ट, जिसमें हम बात करेंगे बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर, जिसको हम बोलते हैं पीरियडिक कॉन्सेप्ट। पीरियडिक कॉन्सेप्ट क्या बोला गया? अकाउंटिंग में जब भी कोई घटना होगा यानी जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगा उस ट्रांजैक्शन को उसी पर्टिकुलर पीरियड में रिकॉर्ड किया जाएगा जिस पीरियड में वो हुआ है, जिस पीरियड में वो हुआ है।
मतलब अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन को उसी पर्टिकुलर पीरियड में रिकॉर्ड करना जरूरी है जिस पर्टिकुलर पीरियड में वो हुआ है या हो रहा है। ये आपको समझ में आ गया? नहीं समझ आया मैं आपको बताता हूँ। कल भी मैं आपको एग्जांपल एक ले रहा था, आज मैं आपको दोबारा बताता हूँ। सपोज करो मेरा हर महीने का जो सैलरी है वो नेक्स्ट मंथ 10 तारीख को पेमेंट होता है, तो अप्रैल का जो सैलरी होगा, अप्रैल 2020 का, वो हमें पेमेंट कब होगा? 10th मई 2020 को। तो बताओ जो सैलरी आपने पेमेंट की है मई में जाके, वो खर्चा कौन से पीरियड का है? अप्रैल का है या मई का है? बिल्कुल सही, वो खर्चा अप्रैल का है। ठीक है ना? तो उसको खर्चा बोल के दिखाना पड़ेगा अप्रैल में, और मई में जाके उस खर्चे का हम पेमेंट करेंगे, है कि नहीं? खर्चा इस पीरियड का है, इसी पर्टिकुलर पीरियड में रखा जाएगा। ये जो अकाउंटिंग पीरियड होता है ये नॉर्मली 12 महीने का समयकाल होता है। कितने दिन का? 12 महीने का समयकाल होता है। ये 12 महीने का समयकाल स्टार्ट होता है या तो कैलेंडर के हिसाब से। कैलेंडर के हिसाब से कैसे? 1 जनवरी से स्टार्ट हुआ, मैं मान लेता हूं 1 जनवरी 2020 से स्टार्ट हुआ, तो खत्म कब होगा? खत्म होगा 31 दिसंबर 2020 को। ये 12 महीने का समयकाल हो गया, 12 मंथ का पीरियड हो गया। तो इस पीरियड के अंदर जितना भी ट्रांजैक्शन होगा वो इसी पर्टिकुलर पीरियड के अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा। इससे बाहर रिकॉर्ड करेंगे तो इस पर्टिकुलर पीरियड का फिर खर्चा या इनकम पता नहीं लगेगा। ये तो हो गया कैलेंडर के हिसाब से। वही जगह पर अगर फाइनेंशियल ईयर लेके बात करते हैं, क्या लेकर? फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर टैक्स के हिसाब से जो स्टार्टिंग होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। जैसे 1 अप्रैल 2020 में ले रहा हूं, ठीक है ना? तो 1 अप्रैल 2020 को अगर शुरुआत होगा तो इसका एंड खत्म कब होगा? 31 मार्च 2021 को खत्म होगा, 2021 में। तो यहां पर शुरू हुआ 1 अप्रैल 2020 को, खत्म हो रहा है 31 मार्च 2021 को। तो इस पीरियड के दौरान जितना भी खर्चा या इनकम होगा उसको भी इसी पर्टिकुलर पीरियड के अंदर लिखा जाएगा। इसी को हम बोलते हैं क्या? पीरियडिक कॉन्सेप्ट। अगर ऐसा नहीं लिखेंगे तो इस पर्टिकुलर पीरियड का खर्चा या इनकम पता नहीं लगेगा। पहली बात तो ये। दूसरा एक बात भी है, अगर आप पीरियड ये 12 महीने का मैनेज नहीं करते तो भी आपको प्रॉब्लम है। ये कांस्टेंट 12 महीने का ही कर दिया गया। क्यों 12 महीने का किया गया? इसके पीछे भी ये रीजन है। क्या? सपोज करो मैं पीरियडिक मेंटेन कर रहा हूं 12 महीने का, दूसरा कोई मेंटेन कर रहा है 15 महीने का, तो दोनों बिजनेस के साथ एक दूसरे का कभी भी कंपैरिजन हम नहीं कर पाएंगे। मेरा ही बिजनेस है, एक बार तो मैंने 12 महीने में कंप्लीट कर दिया, एक बार कुछ जरूरत था इसलिए 9 महीने में अकाउंटिंग ईयर खत्म कर दिया, एक बार मैं लेट हो गया तो मैंने 15 महीने में जाकर अकाउंटिंग क्लोज कर रहा हूं। तो क्या इस 3 पीरियड को मैं कंपैरिजन कर पाऊंगा कि इस 3 पीरियड में प्रॉफिट का, इनकम का, एक्सपेंस का ज्यादा हुआ है या कम हुआ है, इनको कंट्रोल करना चाहूंगा तो पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए आप ध्यान रखना कि प्रैक्टिकल फील्ड में नॉर्मली ये जो पीरियड होता है वो नॉर्मली 12 महीने का पीरियड होता है, 12 महीने का समयकाल होता है। अब ये नॉर्मली क्यों बोल रहा हूँ, उसके पीछे भी एक रीजन है। क्यों बोल रहा हूं? जब कोई नया बिजनेस स्टार्ट होता है तो उसके लिए अकाउंटिंग पीरियड फर्स्ट ईयर के लिए कम भी हो सकता है, ये आप ध्यान रखना। वो मैं आपको थोड़ी देर बाद कंसेप्ट क्लियर करता हूं। पहले आप ये समझ लीजिए कि 12 महीने का समयकाल को हम अकाउंटिंग पीरियड बोलते हैं। इस पीरियड में जितना भी इनकम है, जितना भी खर्चा होगा वो इसी पर्टिकुलर पीरियड के अंदर दिखाया जाएगा। इसके बाद या आगे पीछे दिखाया नहीं जाएगा, नहीं तो उस पर्टिकुलर पीरियड का इनकम या एक्सपेंस पता नहीं लगेगा। अब पीरियड जो हम मेंटेन करते हैं वो कौन सा मेंटेन करते हैं? क्या हम 1 जनवरी से मेंटेन करके 31 दिसंबर खत्म करते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा करेंगे तो एक बार कैलेंडर के ईयर के हिसाब से अकाउंटिंग ईयर को क्लोज करना पड़ेगा, फिर एक बार आपको फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से अकाउंटिंग ईयर को क्लोज करना पड़ेगा। दो बार अकाउंटिंग क्लोज करना पॉसिबल नहीं। इसीलिए हम एक ही बार अकाउंटिंग ईयर को क्लोज करेंगे और एक ही टाइप का पीरियड हम मैनेज करेंगे। कौन सा वाला? फाइनेंशियल ईयर वाला, जो शुरुआत होगा 1 अप्रैल 2020 को, खत्म होगा 31 मार्च 2021 को। किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम, डाउट? तो हमने बताया पीरियडिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या बताया गया है कि अकाउंटिंग पीरियड जो होगा वो 12 महीने का एक समयकाल होगा। इसका शुरुआत होगा 1 अप्रैल फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से, और कैलेंडर की बात करें तो 1 जनवरी। बट हम कैलेंडर ईयर लेते नहीं, हम कौन सा लेते हैं? फाइनेंशियल ईयर, जिसमें हमारा शुरुआत होगा 1 अप्रैल 2020 से। जैसे इस साल 20 से स्टार्ट हुआ तो नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट में हो जाएगा। तो अगर मैं 1 अप्रैल 2020 लूं तो मेरा खत्म कब होगा? 31 मार्च 2021।
इस पीरियड के अंदर जितना भी इनकम एक्सपेंस होगा उसको इसी पीरियड में रिकॉर्ड किया जाएगा नेक्स्ट पीरियड में नहीं, ताकि इस पर्टिकुलर पीरियड का इनकम एक्सपेंस पता लगे। इसीलिए हम ये पीरियडिक कॉन्सेप्ट मेंटेन करके चलते हैं, ताकि पीरियडिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमारा अकाउंटिंग पीरियड मैनेज हो, ताकि हम अकाउंटिंग जो रखा गया है उसको कंपैरिजन, कंपेयर, कंट्रोल सब कुछ कर सके, है कि नहीं, और सही तरीके से अकाउंटिंग रिकॉर्ड भी हो। इसीलिए हम ये पीरियडिक कॉन्सेप्ट को मैनेज करते हैं। तो अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में जाते हैं। ये था हमारा पीरियडिक कॉन्सेप्ट। तो अभी तक हमने क्या क्या कॉन्सेप्ट देख लिए, एक बार देख लो दोबारा। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट हमारा हो गया, सेपरेट एंट्री कॉन्सेप्ट हो गया, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट हो गया, मैचिंग हो गया, पीरियडिक कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेके बात करने जा रहे हैं। सिक्स्थ कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको हम बोलते हैं एक्रूरल कॉन्सेप्ट। एक्रूरल कॉन्सेप्ट, एक्रूरल यानी एक्रूड, एक्रूड यानी आउटस्टैंडिंग, बकाया। ये एक्रूरल क्या होता है आपको पता है? आज आप किसी पार्टी को पहले उधार देते हो, फिर आपका पैसा आता है कि नहीं? और कभी कभार ऐसा भी होता है कोई सामान सेल करते हो तुरंत पैसा मिलता है। मतलब कोई भी हो, कोई भी केस हो, चाहे तुरंत मिल रहा हो चाहे बाद में मिल रहा हो, दोनों ही केस में आप देखो पहले बकाया बना यानी आउटस्टैंडिंग बना, बाद में उसका पैसा आया। सेम एज इट इज, आप जब किसी को पैसा देते हो तो क्या होता है? वही सेम तरीका, क्या पहले कोई सुविधा लेते हो फिर आप पैसा पेमेंट करते हो। तो मतलब यहां पर भी वही सेम कहानी कि क्या पहले आपका बकाया बना फिर अपने पेमेंट किए, है कि नहीं? तो यहाँ पर एक्रूरल कॉन्सेप्ट में भी आपको यही बात क्लियर करके बोला गया है। और एक्रूरल कॉन्सेप्ट अगर अच्छे तरीके से आप समझ जाओगे तो अकाउंटिंग का जो 4 अकाउंट का टाइप होता है वो भी आप अच्छे तरीके से समझ जाओगे। तो हम बात करते हैं एक्रूरल कॉन्सेप्ट में क्या बोला गया है कि इनकम या एक्सपेंस होने से पहले वो आउटस्टैंडिंग यानी बकाया बोल के अराइज होता है। जैसे एक्सपेंस मतलब पेमेंट हो रहा है ना, आपको एक्सपेंस हम किसको बोलते हैं? जब किसी चीज का हम पेमेंट करते हैं, कंसिडरेशन दे देते हैं, चुका देते हैं, तभी हम उसको क्या बोलते हैं? पेमेंट, है ना? पेमेंट हुआ तो वो हमारा क्या बन जाता है? एक्सपेंस बनता है कि नहीं? पेमेंट होने से पहले वो क्या रहता है? वो रहता है पेबल। क्या रहता है? पेबल। और पेबल हमारे लिए क्या होता है? पेबल हमारे लिए एक लायबिलिटी होता है। यानी पेमेंट होने से पहले, कोई एक्सपेंस पेमेंट होने से पहले वो हमारे लिए क्या रहता है? पेबल। क्या रहता है? पेबल। तो एक्सपेंस पेबल होता है तभी हम उसको पेमेंट करते हैं। जब वो हमारे लिए पेबल रहता है तब हमारे लिए वो लायबिलिटी बन जाता है। लायबिलिटी मतलब जिसको हमें चुकाना है, दाय बन जाता है। जब हमने उसको पेमेंट कर दिए तब वो हमारे लिए क्या बन गया? एक्सपेंस बन गया, खर्चा बन गया। क्या बन गया? खर्चा। हाँ बिल्कुल सही। जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे सपोज करो कि किसी ने होटल में खाना खाया, तो खाना जब उसने खा लिया अब उसको पैसा चुकाना है। जब खाना खा लिया पैसा जब तक नहीं चुकाया तब तक वो उसके लिए क्या है? पेबल नहीं लायबिलिटी। जब वो उसका बिल भर देगा तो क्या कर देगा? पेमेंट। पेमेंट कर दिया मतलब क्या हो गया? वो एक्सपेंस बन गया। तो एक्सपेंस कब बनता है? जब सुविधा भी ले लिया और पेमेंट भी कर दिया। सुविधा भी ले लिया, कंसिडरेशन, पेमेंट मतलब कंसिडरेशन, यहाँ पर अकाउंटिंग लैंग्वेज में इसको हम बोलते हैं कंसिडरेशन। कंसिडरेशन भी हमने चुका दिए तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपेंस। और यहाँ पर क्या हुआ था? सुविधा ले लिया था बट अभी तक कंसिडरेशन नहीं चुकाया। जब तक आप कंसिडरेशन नहीं चुकाते हो तब तक वो आपके लिए क्या रहता है? लायबिलिटी रहता है। जब वो कंसिडरेशन को चुका दिए और सुविधा भी ले लिए तब वो हमारे लिए क्या बन गया? एक्सपेंस बन गया। यानी एक्सपेंस बनने से पहले वो हमारा पेबल रहता है जो हमारे लिए एक लायबिलिटी होता है। तो ये चीज आपको यहाँ पर समझ में आ गया। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसको अदर वे में मत लेना प्लीज, है ना, क्योंकि ये बस समझने के लिए है। जैसे लड़कियां घर के लिए नॉर्मली क्या बोल के माना जाता है? लायबिलिटीज बोल के माना जाता है। बट आज की लड़कियां नहीं है बिल्कुल भी, है ना? क्यों माना जाता है? क्योंकि वो चुकाना है। जिस दिन वो खर्चा हो जाता है उस दिन घर वाले क्या बोलते हैं? हाँ खर्चा हो गया, एक्सपेंस हो गया। तो ये क्या था हमारा? एक एग्जाम्पल ये अदर वे में मत लीजिएगा, मैं बिल्कुल इसके अगेंस्ट में हूँ, ठीक है? बट ये समझने के लिए समझ लीजिए कि जब तक पैसा हमारा
पेबल रहता है यानी चुकाना होता है, तब तक हमारे लिए वो लायबिलिटी है। लायबिलिटी होता है तो हमारा पेबल बनता है, यानी लायबिलिटी है वो हमारा। जब भी उसी का पेमेंट कर देंगे लायबिलिटी का, तो वो हमारे लिए क्या बन जाएगा, एक्सपेंस बन जाएगा। सेम एज इट इज तरीके से दूसरे साइड की बात करता हूं। ये तो हो गया आपका एक्सपेंस का। अब हम बात करते हैं इनकम के केस में क्या होगा। इनकम कब होता है, जब कंसिडरेशन रिसीव हो गया, सुविधा भी दे दिया तो रिसीव हुआ, तब हमारा क्या बना, इनकम बना। ये रिसीव इनकम होने से पहले क्या होता है, ये होने से पहले वो इनकम रिसीवेबल रहता है। जब तक इनकम रिसीवेबल रहता है तब तक वो हमारे लिए एसेट होता है। क्या होता है, एसेट यानी संपत्ति। ध्यान से समझो, इनकम पहले रिसीवेबल हुआ यानी आने वाला हुआ। जब तक आने वाला है तब तक वो हमारे लिए क्या है, एसेट। यानी हमने सुविधा दे दिए बट पैसा अभी तक रिसीव नहीं करे। सुविधा दे दिया, पैसा अभी तक रिसीव नहीं करा, तो वो हमारे लिए क्या होता है, एसेट। अब सुविधा भी गया, पैसा भी रिसीव हो गया, तो हमारे लिए क्या बन गया, इनकम। जैसे कि मान लो 30 तारीख से पहले इस महीने के सैलरी, तो 30 तारीख से जो हमारा सैलरी होता है, अप्रैल का सैलरी 30 तारीख का, मान लो को 10 अप्रैल को मिलता है, तो सीधी सी बात, अप्रैल का जो सैलरी है 30 तारीख को ड्यू हुआ, उस टाइम क्या हुआ हमारे लिए, रिसीवेबल बना, मतलब पैसा आने वाला हो। 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक हम क्या बोलेंगे, सैलरी आने वाला है, आने वाला है। आने वाला है क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो हमारे रिसीवेबल है, अभी तक आया नहीं है। जब वो पैसा आ जाएगा, जब रिसीव हो जाएगा, तब हमारे लिए वो क्या बन जाएगा, इनकम बन जाएगा। जैसे घर के लिए बॉयज नॉर्मली क्या रहता है, एसेट, क्यों, संपत्ति, इनकम आने वाला है। जब इनकम आ जाता है तब वो हमारे लिए क्या बन जाएगा, इनकम बन जाएगा, है कि नहीं। जब पैसा आ गया, रिसीव हो गया, तब वो इनकम बन गया, है कि नहीं। तो ये था हमारा एक्चुअल कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने 4 चीजें सीखे। एक तो लायबिलिटी किसको बोलते हैं, मैं दोबारा से बोल रहा हूं, लायबिलिटी किसको बोलते हैं, जिसका हमने सुविधा ले लिए बट पैसा अभी तक नहीं चुकाया, पैसा अभी तक दिया नहीं, सुविधा तो ले लिया, पैसा अभी तक नहीं दिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लायबिलिटी। सुविधा भी ले लिया, पैसा भी दे दिया, तो हमारे लिए क्या बन गया, एक्सपेंस बन गया। क्या बन गया, एक्सपेंस, बिल्कुल सही। एसेट किसको बोलते हैं, संपत्ति किसको बोलते हैं, संपत्ति उसी को बोलते हैं जब हमने क्या हुआ, सुविधा किसी को दिया बट पैसा अभी तक रिसीव नहीं किया। सुविधा दिया, पैसा रिसीव नहीं किया, यहाँ पर पैसा दिया नहीं था, यहाँ पर पैसा मिला नहीं है अभी तक, या पैसा दिया नहीं है, यहाँ पर पैसा मिला नहीं है। जब तक पैसा नहीं मिलता तब तक वो हमारा एसेट, संपत्ति रहता है। जब पैसा रिसीव हो जाता है तब वो हमारे लिए इनकम बन जाता है। ये कौन ने बताया, ये बताया एक्यूरल कॉन्सेप्ट में। एक्यूरल, आउटस्टैंडिंग ड्यू, बकाया, जो बोलो वही एक्यूरल कॉन्सेप्ट है। और इससे हमें 4 शब्द पता लगता है जो अकाउंट्स पे सबसे इंपॉर्टेंट है। अब जब अकाउंटिंग में आगे पढ़ोगे तो आपको सिर्फ यही 4 शब्दों के साथ डील करना पड़ेगा। क्या, एक तो लायबिलिटी, दूसरा एसेट, तीसरा एक्सपेंस, चौथा इनकम। बस यही 4 ही होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि पेबल यानी जिसको हमें चुकाना है वो हमारी लायबिलिटी है, वही जगह पर रिसीवेबल हमारे लिए संपत्ति है। पेबल का जब हम पेमेंट कर देते हैं तो हमारे लिए एक्सपेंस बन जाता है, रिसीवेबल का जब हम रिसीव कर लेते हैं तो हमारे लिए वो इनकम बन जाता है। यही चीज आपने यहाँ पर एक्यूरल कॉन्सेप्ट के अंदर देखी। किसी को कोई क्वेरी नहीं है, अगर है तो हमें पूछ सकते हैं दोबारा डाउट सेशन के अंदर। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में जाते हैं। ये था हमारा एक्यूरल कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने 4 शब्द सीखे जो अकाउंटिंग में सबसे बड़ा बेस है, जिसको लेके हमें आगे चलना है, ठीक है। अब हम आते हैं हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको हम बोलते हैं डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। डुअल एस्पेक्ट, दो साइड कैसा बोलते हैं, हर एक ट्रांजैक्शन में एटलीस्ट 2 साइड्स यानी 2 जने जरूर होंगे। 2 जने मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन लेन देन कर रहे हो तो 2 जने तो होना जरूरी है ना। एक जना सुविधा दे रहा है, एक जना सुविधा ले रहा है। सेम डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट में भी वही चीज बताया जा रहा है कि हर ट्रांजैक्शन में 2 साइड जरूर होगा। एक साइड सुविधा देगा यानी एक जना सुविधा देगा, दूसरा जना सुविधा लेगा, या एक चीज का सुविधा आएगा तो बदले में एक चीज का सुविधा हमसे जाएगा। ये बताने का काम हमें कौन करता है, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। कौन करता है, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे मैंने बोला पेन परचेज्ड इन कैश। कैश में मैंने एक पेन परचेज किया।
अगर कैश में हमने पेन परचेज किया तो हमारे पास किसका सुविधा आया, हमारे पास पेन का सुविधा आया, है कि नहीं, और गया किसका सुविधा, हमारे पास गया सुविधा कैश, है कि नहीं। तो ये दो साइड हो गया, एक सुविधा आया और एक सुविधा आपसे गया, एक सुविधा आता है एक सुविधा जाता है, एक जना सुविधा दे रहा है और एक जना सुविधा ले रहा है। ये आपको ध्यान रखना है, हर एक ट्रांजैक्शन में यही चीज आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा सुविधा आपके पास आ रहा है या कौन आपको सुविधा दे रहा है, और कौन सा सुविधा आपसे जा रहा है ये किसको आप सुविधा दे रहे हैं, ये चीज आपको देखना है। अगर ये चीज आप देखेंगे तो आपका अकाउंटिंग पूरा क्लियर हो जाएगा। बस अकाउंटिंग में मेनली ये दो कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट रहता है शुरुआती बेसिक के लिए, बाकी ये चाहिए ही चाहिए। तो आपने ये देखिए यहाँ पर डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट में ये बताया गया कि हर एक ट्रांजैक्शन में दो साइड रहेगा, एक साइड सुविधा देगा और एक साइड सुविधा लेगा, या फिर एक जना सुविधा दे रहा है और एक जने सुविधा ले रहा है। इसी कारण से यहाँ पर दो शब्द भी बनाए गए हैं। एक शब्द है लैटिन शब्द डेबिटम या डेबियर, डेबिटम या डेबियर, ये किसके लिए यूज होता है, रिसीवर के लिए, किसके लिए, रिसीवर के लिए, है जो सुविधा आया हमारे लिए रिसीवर के लिए, वो के लिए, उसके रिसीवर के लिए ये शब्द हम यूज करते हैं। रिसीवर को लैटिन शब्द में हम क्या बोलते हैं, डेबिटम या डेबियर। इस डेबिटम या डेबियर को इंडियन लैंग्वेज में हम बोलते हैं डेटर, क्या बोलते हैं, डेटर। और डेटर के लिए एक सिंबल यूज होता है, जब उससे कोई सुविधा हमसे पास आता है हम उसको एक सिंबलिक फॉर्म में लिखते हैं, क्या सिंबल, डेबिट, जिसको शॉर्ट में हम लिखते हैं डीआर, क्या लिखते हैं, डीआर। तो जो आता है उसको हम डेबिट करते हैं, जो आता है हमारे पास वो हम उसको क्या करते हैं, डेबिट। नेक्स्ट रिसीवर के बाद दूसरा क्या होता है, गिवर। एक तो सुविधा लेने वाला और दूसरा क्या बोलते हैं मैंने, सुविधा देने वाला। तो सुविधा देने वाला गिवर, गिवर को लैटिन लैंग्वेज में बोला जाता है क्रेडिटम और क्रेडियर, जिसको इंडियन लैंग्वेज में हम बोलते हैं क्रेडिटर, जो हमसे सुविधा लेके जा रहा है या जो सुविधा हमसे जा रहा है, उसी को हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोलते हैं क्रेडिट। उसी को एक सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं सीआर, क्या लिखते हैं, सीआर, क्रेडिट को शॉर्ट में हम लिखते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में सीआर। तो जो सुविधा आपके पास आया आपने उसको डेबिट किया, जो सुविधा आपसे गया वो सुविधा को आपने क्रेडिट की। ये तो अकाउंटिंग के यूज होने वाले सिंबल या शब्द है जो अकाउंटिंग को भाषा या लैंग्वेज में प्रकाश करने का काम करता है। जैसे हम बोल के आपको समझा रहे हैं, अकाउंटिंग बोलने की जगह ये दो सिंबल यूज करते हैं। नॉर्मली क्या होता है, डेबिट यानी आया, जैसे आप इमोजीज यूज करते हैं ना, कैसे इमोजीज, ये खुशी, अब खुशी कब बोलते हैं, जब कुछ आता है, तो डेबिट मतलब ये खुशी हो गया। और दूसरा बताने की जरूरत नहीं है, दुखी कब, क्रेडिट, जब हमसे कुछ गया, है कि नहीं। तो यही अकाउंटिंग का दो सिंबल यहाँ पर यूज होता है, एक आने के लिए एक जाने के लिए। जो सुविधा आया हम उसको डेबिट करते हैं, जो सुविधा हमसे गया हम उसको क्रेडिट करते हैं। तो आपने ये देख लिए, ये था हमारा डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। एक बार ध्यान से देखिए, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के हिसाब से मैंने क्या बताया कि हर एक ट्रांजैक्शन में दो साइड होता है, एक साइड आपसे सुविधा लेता है, एक साइड आपको सुविधा देता है। सुविधा रिसीवर को हम डेबिटम या डेबियर बोलते हैं, जिसको इंडियन लैंग्वेज में डेटर भी बोला जाता है। डेटर से जब कोई सुविधा हमारे पास आया, मान लो किसी से सुविधा हमारे पास आया, उसको हम क्या बोलेंगे, डेबिट। ये पर्सन के लिए, ये जो सुविधा आया उसके लिए, सुविधा आया उसको हमने डेबिट बोले। डेबिट को एक सिंबलिकल फॉर्म दिया हमने डीआर। सेम एज जब कोई सुविधा हमसे जा रहा है तो हम उसको क्या बोलते हैं, क्रेडिट, और उसको सिंबलिकल फॉर्म में हम क्या लिखते हैं, सीआर। ठीक है, हर एक ट्रांजैक्शन में यही दो सिंबल आपका यूज होगा जो अकाउंटिंग को भाषा या लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करेगा। इसके बारे में बाद में हम और डिटेल में बात करेंगे, अभी बस इतना सा आप समझ के रख लीजिए। तो हम एक बार दो एक ट्रांजैक्शन लेके देखते हैं कि आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पाए। इसको इरेज कर दे, सबने कोई स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको स्क्रीन पर इरेज कर दूंगा। अब देखो, सपोज करो मशीन परचेज्ड इन कैश, एक मशीन परचेज किया कैश में, तो दो साइड क्या होगा,
एक तो मशीन और दूसरा कैश। क्यों? मशीन का सुविधा आया और कैश का सुविधा हमसे गया। तो जो सुविधा आया आप उसके लिए क्या यूज किए थे? डेबिट। बिल्कुल सही, डेबिट, या शॉर्ट में लिख दिया डीआर, है कि नहीं? जो सुविधा हमसे गया उसको हमने क्या किए? क्रेडिट, यानी सीआर। समझ गए? अब मैं अगर इस ट्रांजैक्शन को इरेज भी कर दूं, जो ऊपर का नरेशन था, जो ट्रांजैक्शन के बारे में बता रहा था, तो भी आप देखो, देख के आप खुद बता पा रहे हो कि यहां हुआ क्या है। अब आप खुद बता पा रहे हो, मशीन डेबिट हुआ है तो ऑब्वियसली मशीन हमारे पास आया है, कैश क्रेडिट हुआ है यानी कैश हमसे जा रहा है, तो ऑब्वियसली यहां पर मशीन परचेज हुआ है कैश। अच्छा, इसी को मैं अब उल्टा कर देता हूं। मशीन लिखते टाइम एक ही लिखा मैंने और इसको कर दिया क्रेडिट यानी सीआर, इसको कर दिया डेबिट यानी डीआर। तो बताओ ना अब क्या हुआ? हाँ बिल्कुल सही, आपने सही बोले हो। अब मशीन आपसे जा रहा है, कैश आपके पास आ रहा है, इसका मतलब अपने मशीन सोल्ड यानी बेचा है, सेल किया है। तो मशीन सोल्ड हुआ है यहां पर और यहां पर मशीन परचेज हुआ था। यह बता कैसे पा रहे हो? अगर मैं इनको हटा दूं क्या आप बता पाओगे? बिल्कुल भी नहीं बता पाओगे। ये सिंबल है जो आपको बताने का काम कर रहा है, इसीलिए इनको अकाउंटिंग लैंग्वेज भाषा भी बोलते हैं। अकाउंट्स में सिर्फ और सिर्फ यही दो सिंबल यूज होता है और कुछ भी नहीं है। और वो 4 टाइप्स ऑफ अकाउंट जो आपने थोड़ी देर पहले देखे थे, किसमें? एक्रूअल कॉन्सेप्ट में। क्या? एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंसेस। बस यही 4 टाइप लेकर आपको बात करना होता है। इसी 4 टाइप और ये डेबिट क्रेडिट का 2 फॉर्म, बस ये आपको याद रहेगा तो आप पूरा अकाउंटिंग को बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज कर पाएंगे। इसमें कुछ भी नहीं है, चाहे वो कॉमर्स का हो, चाहे वो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट हो, कोई भी हो, बस इतनी सी बात अगर समझ जाए तो आगे का अकाउंट्स पूरा आराम से समझ जाएंगे। क्यों? आगे तो बस आपको लिखना ही है और कुछ भी नहीं है, इसके अलावा ऐसा कुछ भी इसके अंदर नहीं है। मैंने आपको दोबारा से एक बार बताता हूं, जो मैंने आज कॉन्सेप्ट आपको करवाया, टोटल मैंने 7 कॉन्सेप्ट आपको बताया। सबसे पहला कॉन्सेप्ट मैंने बताया मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। इसमें मैंने आपको ये बताया कि सारा दिन में जो भी इवेंट होता है उसको हम घटना या इवेंट बोलेंगे। ये इवेंट 2 तरीका का होता है, एक तो मॉनिटरी, एक नॉन मॉनिटरी। जो मॉनिटरी होगा उसी को हम बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं, जो नॉन मॉनिटरी होता है उसको हम बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करते। ये हमने पहले आपको बताया। पहला कॉन्सेप्ट हमारा यही था। दूसरा कॉन्सेप्ट था सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, पृथक सत्ता, दोनों अलग अलग। कौन दोनों अलग अलग? बोला बिजनेस और बिजनेस का ओनर दोनों एक दूसरे से अलग है, दोनों एक दूसरे से अलग है। बिजनेस का ओनर जब बिजनेस में पैसा डालता है या इन्वेस्ट करता है, ओनर के लिए वो इन्वेस्टमेंट है, बट बिजनेस के लिए वो लायबिलिटी है, क्योंकि उसको चुकाना है। किसको चुकाना है? अपने मालिक को। इसीलिए बिजनेस के लिए वो लायबिलिटी होता है। समझे? सेम एज इट इज तरीके से जब ओनर विड्रॉन कर लेगा, बिजनेस के लिए क्या हो गया? कैपिटल कम हो गया, उसको हम नाम दिए थे, क्या नाम दिए थे? ड्रॉइंग। बिल्कुल सही। हाँ, बिजनेस का ओनर बिजनेस में जो भी इन्वेस्ट करेगा उसको हम कैपिटल बोलते हैं, और जो विड्रॉन करेगा उसको हम क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग। तो ये चीज हमने इस कॉन्सेप्ट में सीखे थे। कौन से? सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो हमारा 2 कॉन्सेप्ट ये था। तीसरा कॉन्सेप्ट था रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। इनकम जब तक रियलाइजेबल, ये रियलाइज नहीं होता, तब तक हम उसको इनकम बोल के शो नहीं कर सकते। ये हमने रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट में बताए थे। इसके बाद हमने बात करते थे मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट हमने क्या बोले थे कि हर एक इनकम के पीछे एक एक्सपेंस का लिंक जरूर होगा। वो हमने देखे किसमें? मैचिंग कॉन्सेप्ट के अंदर। मैंने इसका एग्जांपल भी दिखाया था। पेन परचेज हुआ था और पेन बेचा गया था। बेच के जो इनकम हुआ उसके लिए एक लिंक था एक्सपेंस का, किसका? जो मैंने परचेज किया। बिल्कुल से। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा आ गया था पीरियडिक कॉन्सेप्ट। मैंने बोला अकाउंटिंग पीरियड जो होता है वो 12 महीने का समयकाल होता है, जिसका शुरुआत या तो 1 जनवरी को कैलेंडर ईयर के हिसाब से शुरू होगा और खत्म होगा 31 दिसंबर को। बट ये कैलेंडर ईयर को हम ऐसे पीरियडिक बोल के मानते नहीं है। क्यों नहीं मानते? अगर कैलेंडर के हिसाब से ईयर मेंटेन करेंगे, पीरियड मेंटेन करेंगे, तो एक बार कैलेंडर के हिसाब से, एक बार टैक्स के हिसाब से, 2 बार हम लोगों को अकाउंटिंग ईयर को क्लोज करना पड़ेगा। इसीलिए हमने आपको दिखाया था कौन सा? फाइनेंशियल ईयर, जिसका शुरुआत कब से होता है? 1 अप्रैल से, और खत्म होता है कब? 31 मार्च नेक्स्ट ईयर जाके खत्म होता है कि नहीं? हाँ, कोई बिजनेस अगर आज स्टार्ट हो रहा है, आज का डेट मान के चलो क्या है? आज 1 अगस्त है, तो 1 अगस्त से लेके नेक्स्ट 31 तक यह उसका पहला पीरियड रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट का पीरियड तो सेम चेंज होते रहेगा। हाँ, फाइनेंशियल ईयर उसका सेम ही रहेगा, बट उसका रिकॉर्डिंग, अकाउंटिंग जो डाटा रिकॉर्ड स्टार्ट होगा वो 1 अगस्त से स्टार्ट होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है।
ठीक है। नेक्स्ट एक्यूरल कॉन्सेप्ट। एक्यूरल कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया कि हर एक इनकम या एक्सपेंस अराइज होने से पहले वो बकाया या आउटस्टैंडिंग बोल के अराइज होता है। जब कोई इनकम रिसीवेबल रहता है तो हमारे लिए वो संपत्ति होता है, जब उसी का प्राप्ति यानी रिसीव रहता है तो वो हमारे लिए इनकम बन जाता है। सेम एज इट इज तरीके से अगर इनकम की जगह एक्सपेंस की बात करूं तो एक्सपेंस जब तक पेबल रहता है तब तक यानी आउटस्टैंडिंग रहता है, हमें चुकाया नहीं अभी तक, तब तक वो हमारे लिए लायबिलिटी रहता है। जब हम उसको पेमेंट कर देते हैं तब वो हमारे लिए एक्सपेंस बन जाता है। ये था हमारा एक्यूरल कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमने बात करें ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट में हमने क्या बोले कि हर एक ट्रांजैक्शन में आपका दो साइड रहेगा, एक साइड सुविधा देगा या एक चीज का सुविधा आपके पास आएगा और एक चीज का सुविधा आपसे जाएगा। ये हमने कहां पर देखे थे? ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट में। और इसी के हिसाब से मैंने आपको दो शब्द दिखाया, एक डेबिट और एक क्रेडिट, एक डेबिट टर्म और एक क्रेडियर। ये सबसे डेबिट और क्रेडिट दोनों शब्द आया था, जिसका सिंबलिक फॉर्म DRCR होता है, एक आने के लिए और एक जाने के लिए। जो सुविधा आया उसके लिए हम डेबिट, जो सुविधा हमसे गया उसके लिए हम क्रेडिट सिंबल का यूज करते हैं। इसके आगे इसके बारे में और भी हम बात करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद। आज के लिए इतना ही।